Hello everyone. Today we discuss about unit number 3 of advanced surveying. एडवांस सर्वे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रैंगुलेशन। देखिए, ट्रैंगुलेशन आप प्लेन सर्वे में भी पढ़ चुके हैं अपने थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में। तो ट्रैंगुलेशन सर्वेइंग का प्रिंसिपल ही होता है कि सर्वेइंग को हम लोग ट्रैंगुलेशन के प्रिंसिपल पर यूज करते हैं, यानी कि जो भी इरेगुलर शेप होता है एरिया, कोई भी एरिया जो इरेगुलर शेप है, इसको हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और देन उन ट्रायंगल्स को हम कैलकुलेट करके उसका हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रैंगुलेशन सर्वेइंग का एक मेथड है जो कि हम यूज करते हैं एरिया को मेजरमेंट करने में। ट्रैंगुलेशन के लिए इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्रायंगल्स। इंटरकनेक्टेड ट्रायंगल्स का ये सिस्टम इन विच द लेंथ ऑफ वन लाइन कॉल्ड बेस लाइन, जिसमें एक लाइन बेस लाइन कहा जाता है। The apex of triangles are known as the triangulation station and whole figure are called triangulation system और triangulation figure। कहने का मतलब कि आपका जो भी इरेगुलर शेप का एरिया होता है, तो ट्राई करते हैं कि परफेक्ट शेप का एरिया उसमें से हम कैलकुलेट करें। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम लोग उसको ट्रायंगल में, छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास में कोई एक इरेगुलर शेप है, कोई भी शेप पता नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका जो डिपेंडिंग अपॉन एरिया, उसके लिए हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करते चलेंगे और जो भी आएगा उसके लिए हम एक बेस लाइन फाइंड आउट करते हैं। बेस लाइन वह लाइन होता है जो कि पूरे एरिया को लगभग लगभग 2 बराबर भागों में बांटता हो। तो जो भी आपका एरिया मिला, जैसे हमने ये हमारे पास में एरिया आया, इसको हम फर्दर इस ट्रायंगल में डिवाइड किए। ये अगर बड़ा ट्रायंगल होगा तो फिर से फर्दर हम इसको ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। अगर ये भी बड़ा होगा तो फिर से इसे फर्दर ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे और इस तरह से सभी ट्रायंगल का 1 2 3 फिर ये 4 5 जितने भी आएगा एरिया को हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ये ट्रायंगल का बेस कितना होना चाहिए और कितना हमको एक्यूरेसी में रखना है, वो सभी चीज़ें ट्रायंगुलेशन सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, जो कि आने वाले स्लाइड्स में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब कि ट्रायंगुलेशन क्या है, तो ये एक डिटरमाइन करने का एक प्रोसेस है, जिसमें ट्रायंगुलेशन एक सिस्टम होता है जिसमें इंटरकनेक्टेड ट्रायंगल्स होते हैं, जिसमें एक लेंथ जो कहलाती है वो हमारा बेस लाइन कहलाती है और इसी पर हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ट्रायंगुलेशन के, तो कहता है कि टू प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल का मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसमें लेस प्रिसाइज ट्रायंगल्स में बी बेस्ड विच इन टर्न में बी फ्रॉम ए फ्रेमवर्क टू विच कैडेस्ट्रल टोपोग्राफिकल ईटीसी में बी रेफर्ड। टोपोग्राफिकल मैप बनाने के लिए, कैडेस्ट्रल मैप बनाने के लिए ट्रायंगुलेशन का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें इसमें आपको यूज आएंगी कि टोटल एरिया कैलकुलेट कैसे हमको करना होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बारे में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टू अचीव द डिटर्मिनेशन ऑफ साइज एंड शेप ऑफ अर्थ बाय मेकिंग ऑब्जर्वेशन फॉर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ग्रेविटी। तो हमको असिस्ट करने के लिए, यानी कि शेप और साइज और शेप हमें कैलकुलेट करना होगा अगर किसी कंट्री का हमें एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो विदाउट ट्रायंगुलेशन ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमको ट्रायंगुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि उसका परफेक्ट एरिया का कैलकुलेशन हम कर पाएँ। तो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके ट्रायंगुलेशन के। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। ट्रायंगुलेशन सिस्टम के कुछ क्लासिफिकेशन है, उस पर कहता है कि द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ट्रायंगुलेशन फिगर इज द एक्यूरेसी विथ विच द लेंथ एंड एजुमेथ ऑफ ए लाइन ऑफ द ट्रायंगुलेशन आर डिटरमाइंड। क्लासिफिकेशन कहता है कि हम लोग इसका लेंथ और एजुमत, एजुमत का मतलब होता है बियरिंग, यानी कि ट्रू बियरिंग। इसका मतलब हो गया ट्रू बियरिंग, यानी कि हमेशा जिसमें नॉर्थ से मेजरमेंट करते हैं। Basis of classification of triangulation figure, it is the accuracy with which the length and azimuth of line triangulation are determined। एक्यूरेसी के साथ हम लोग इस सिस्टम में एक्यूरेसी के साथ में लेंथ और उसका एजुमत यानी बियरिंग्स हम लोग ट्रायंगुलेशन का डिटरमाइन करते हैं। ट्रायंगुलेशन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एक्यूरेसीज, अलग अलग एक्यूरेसी के जो भी ट्रायंगुलेशन सिस्टम है वो डिपेंड करता है उसके एक्सटेंट एंड पर्पस ऑफ द सर्वे। क्या पर्पस है सर्वे का, उस पर उसका एक्यूरेसी डिपेंड करेगा। द एक्सेप्टेड ग्रेड ऑफ ट्रायंगुलेशन इज, कौन कौन से ट्रायंगुलेशन को एक्सेप्ट किया जाता है, उसमें पहला आता है फर्स्ट ऑर्डर या प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, सेकेंड ऑर्डर या सेकेंडरी, थर्ड ऑर्डर या फिर टर्शियरी ट्रायंगुलेशन। 3 तरह के ट्रायंगुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो 3 तरह का ट्रायंगुलेशन होगा कौन सा, तो देखिए ट्रायंगुलेशन सिस्टम में जो भी आपका 3 ऑर्डर बताएं, इन तीनों का अपना कुछ एक सिस्टम है जिसमें कुछ वैल्यूज बताई गई हैं कि वो वैल्यू उससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें पहला कहता है कि एवरेज ट्रायंगल क्लोजर
फर्स्ट ऑर्डर का अगर है ट्रैंगुलेशन तो 1 सेकंड से कम होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर का है तो 3 सेकंड होना चाहिए, थर्ड ऑर्डर का है तो वो 6 सेकंड होना चाहिए। अब ये एवरेज ट्रायंगल क्लोजर होता क्या है? देखिए, जब हम प्लेन सर्वे कंसीडर करते हैं तो ट्रायंगल कहीं भी बनाएंगे तो उसका साइड्स को हम लोग प्लेन कंसीडर करेंगे, लेकिन जब हम जियोडेटिकल यानी कि कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, एक होता है प्लेन सर्वे और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे मतलब अर्थ सरफेस को प्लेन कंसीडर करते हैं, जियोडेटिक सर्वे को हम लोग अर्थ सरफेस को प्लेन ना कंसीडर करके कर्व कंसीडर करते हैं। इस लाइन को क्या कंसीडर करेंगे? कर्व कंसीडर करेंगे। तो कहता है कि प्लेन प्लेन ट्रायंगल में ये आ गया कौन सा? प्लेन ट्रायंगल, और ये आ गया कर्व, कर्व ट्रायंगल ये हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि प्लेन ट्रायंगल से कर्व ट्रायंगल में ये एक ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन यही चीज कर्व में आते हैं तो ये आता है 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकंड, 1 सेकंड यह ज्यादा होता है। तो कहता है कि जनरल स्पेसिफिकेशन ट्रायंगुलेशन सिस्टम का फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर में क्या डिफरेंस होते हैं? तो एवरेज ट्रायंगल का क्लोजर, जो ये क्लोजर है ट्रायंगल आकर के जहां पर ये क्लोज कर रहे हैं, तो इसमें इंटरनल एंगल का समेशन फर्स्ट ऑर्डर का अगर है तो 1 सेकंड से कम होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर का है तो यह क्लोजर जो है 3 सेकंड तक होना चाहिए, और थर्ड ऑर्डर का है तो 6 सेकंड तक होना चाहिए। सेकंड कहता है कि मैक्सिमम ट्रायंगल का क्लोजर, ये तो हो गया एवरेज ट्रायंगल का क्लोजर, मैक्सिमम ट्रायंगल का क्लोजर 3 सेकंड से कम होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर में, 8 सेकंड तक होना चाहिए सेकंड ऑर्डर में, एंड 12 सेकंड तक क्लोजर होना चाहिए थर्ड ऑर्डर का। ये आपका ट्रायंगुलेशन सिस्टम है। ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है क्या, हम आगे आपको बताएंगे इन तीनों को कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है लेंथ ऑफ बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब होता है कि वह लाइन जो कि लगभग दो लगभग बराबर एरिया में पूरे सर्वे एरिया को बांट सकता हो, वो बेस लाइन कहलाता है। या जहाँ से मेजरमेंट हम लोग शुरू करते हैं, तो कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर का अगर आप काम कर रहे हैं तो 5 से 15 किलोमीटर तक का डिस्टेंस आपको उसमें मेजर कर सकते हैं बेस लाइन के लिए। ठीक है, और सेकंड ऑर्डर का है तो 1.5 से 5 किलोमीटर तक का, थर्ड ऑर्डर है तो 0.5 से 3 किलोमीटर तक का डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो साइड का जो लेंथ होना चाहिए, ये जो लेंथ है फर्स्ट ऑर्डर में 30 से 150 किलोमीटर, 30 टू 150 किलोमीटर, एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए आपका 8 टू 65 किलोमीटर, एंड थर्ड ऑर्डर के लिए 1.5 टू 10 किलोमीटर होना चाहिए। मतलब ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ रहा है ये लेंथ ये घटते चला जा रहा है, मतलब हमको एक्यूरेसी की तरफ में हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है एक्चुअल एरर इन बेस। बेस में एक्चुअल एरर कितना होना चाहिए? वन इन दिस वैल्यू, वन इन दिस वैल्यू, वन इन दिस वैल्यू, ये होना चाहिए जब आपका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि बेस में जो एक्चुअल एरर होना चाहिए, एरर कैसे आएगा? यानी कि आप एक मेजर करते हैं चेन या टेप से और दूसरा मेजर करते हैं इनभार टेप से। हमने जब इनभार टेप आपको पढ़ाया था, इनभार टेप जब बताए होंगे थर्ड सेमेस्टर में, तो इनभार टेप में हमने कहा होगा इसका हम लोग यूज करते हैं बेस लाइन मेजरमेंट के लिए। बेस लाइन मेजरमेंट के लिए यही बेस लाइन मेजरमेंट यहाँ का बात किया जा रहा है, यही बेस लाइन मेजरमेंट लेंथ ऑफ बेस लाइन के मेजर करने के लिए। तो यहाँ पर जो एक्चुअल एरर आएगा कहाँ पर? बेस में, बेस लाइन को मेजरमेंट करने के लिए जो एक्चुअल एरर आएगा, ये एरर कहाँ से पता चलता है? तो इनभार टेप से मेजर करेंगे। इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, इसलिए इनभार टेप का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में दिस वैल्यू से एक्यूरेट होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर के लिए एंड थर्ड ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट वन है प्रोबेबल एरर। बेस में प्रोबेबल एरर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए 3 वैल्यूज है हमारे पास में प्रोबेबल एरर के लिए। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन टू मेजर ऑफ ए सेक्शन, तो ये 10 mm अंडर रूट किलोमीटर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट याद रखना। जैसे मीटर स्क्वायर होता है, किलोमीटर स्क्वायर होता है, तो किलोमीटर के लिए अंडर रूट में है। ठीक है, अंडर रूट का किलोमीटर में है, तो इसका यूनिट याद रखिएगा। डिस्क्रिपेंसी का यूनिट क्या होता है? अंडर रूट किलोमीटर होता है। इसके बीच का मतलब हो गया कि कितना आपका डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं आपका 10 mm अंडर रूट किलोमीटर, ये 20 mm अंडर रूट किलोमीटर, ये 25 mm अंडर रूट किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट वन है एट नंबर प्रोबेबल एरर ऑफ कंप्यूटर डिस्टेंस। जो डिस्टेंस आपने कंप्यूट किया हुआ है उसमें प्रोबेबल एरर कितना होगा? तो ये दिस वैल्यू है, इसके बीच में लाई करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबल एरर इन एस्ट्रोनॉमिक एजुमत। एजुमत का मतलब बियरिंग हो गया, तो उसके एंगल में कितना, एस्ट्रोनॉमिक एंगल में कितना का एरर आना चाहिए? तो 0.5 सेकेंड अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो, सेकेंड ऑर्डर है तो, एंड थर्ड ऑर्डर है तो। मतलब ये जो ट्रायंगुलेशन सिस्टम का ये जनरल स्पेसिफिकेशन है, इसमें से आपको शुरू का 3 वैल्यू, शुरू का 4 वैल्यू आपको याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी इसका कैलकुलेशन हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे एरर के लिए कि आगे
हम लोग कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल, उसमें सबका आपको यूज आने होते हैं। तो उम्मीद है इतना तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है ट्रैंगुलेशन फिगर और ट्रैंगुलेशन सिस्टम। देखिए ट्रैंगुलेशन सिस्टम जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में बात किया वो क्या होते हैं। ट्रैंगुलेशन फिगर इज ए ग्रुप ऑफ सिस्टम और ट्रैंगल्स। ट्रैंगुलेशन फिगर क्या है या सिस्टम क्या है, ये ग्रुप ऑफ सिस्टम है, ग्रुप है या फिर सिस्टम है किसका, ट्रैंगल्स का। सच दैट एनी फिगर हैज वन साइड एंड ओनली वन कॉमन टू ईच ऑफ प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग फिगर। कॉमन फिगर और सिस्टम्स आर, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं उन्हीं को हम लोग ट्रैंगुलेशन फिगर कहते हैं या फिर हमको सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पहला कहता है सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल। द फिगर दिस फिगर इज यूज्ड व्हेन ए नैरो स्ट्रिप ऑफ ट्रेन इज टू बी कवर्ड। देखिए एक सिंगल चेन का कुछ ऐसा डायग्राम, इसका हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, नैरो स्ट्रिप ऑफ ए टेरेन, यानी कि कोई नदी का किनारा हो गया या फिर बाउंड्री एरिया हो गया, ठीक है, बाउंड्री एरिया हो गया, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे एक लाइन के ट्रायंगल बनाने के लिए। दूसरा है डबल चेन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का डबल चेन बनाने के लिए आता है, इट इज यूज टू कवर ग्रेट एरिया। अगर ज़्यादा एरिया हो तो हम लोग डबल चेन का ट्रायंगल को हम लोग यूज करेंगे। अगर इससे भी काम न बने तो सेंटर्ड फिगर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, सेंटर्ड फिगर का। सेंटर्ड फिगर आर यूज टू कवर एन एरिया एंड गिव वेरी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इन फ्लैट कंट्री। तो अगर किनारे से काम नहीं चले, अगर तो हम दो चेन वाला काम करेंगे। अगर इससे भी काम नहीं होता है तब हम इसको ट्रायंगल सेंटर्ड फिगर में यूज करेंगे, यानी कि सबके सेंटर में हमारा इस तरह का ट्रायंगुलेशन होगा। आप सभी देखेंगे, सभी यहाँ पर क्या मिलेगा, सब जगह आपको ट्रायंगल ही मिलेंगे। सब ट्रायंगल का एरिया को हम लोग फाइंड करेंगे और सबको हम लोग क्या करेंगे, एड अप कर लेंगे। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स विथ 4 कॉर्नर स्टेशन एंड ऑब्जर्व डायगोनल फ्रॉम द बेस्ट फिगर, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह के आएंगे। तो सिंगल चेन, डबल चेन, सेंटर्ड फिगर, क्वाड्रिलेटरल, ये 4 तरह का ट्रायंगुलेशन हम पॉसिबल है और यही 4 तरह के ट्रायंगुलेशन से टोटल एरिया को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। फिगर का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा फिगर का स्ट्रेंथ कितना होगा और कौन सा फिगर हमारे लिए सुटेबल होगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर करने का मतलब इसमें जानना होगा वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल पहले हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए। कहता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें इन तीनों में से कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम और 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उसको हम लोग वेल कंडीशन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर कहेंगे द बेस्ट शेप ऑफ ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। आइसोसेल्स होते हैं बेस्ट शेप विथ बेस एंगल इक्वल टू, बेस एंगल के बारे में बात किया कि 56 डिग्री 14 मिनट, ये हमने इसको हाईलाइट कर रखा है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली यह वैल्यू पूछा गया है। वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए बेस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, तो बेस एंगल की वैल्यू होगी वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए 56 डिग्री 14 मिनट का, आप इसको याद रखेंगे। However, from practical consideration, an equilateral triangle is the most suitable. Equilateral triangle most suitable होता है। इन जनरल में कहते हैं कि वह ट्रायंगल जिसका ना तो एंगल हैविंग लेस देन होगा, यहाँ पर छूट गया है, लेस देन होगा, लेस देन 30 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री शुड बी अवॉइडेड। ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल 30 डिग्री से कम है, लेस देन 30 डिग्री और ग्रेटर देन 120 डिग्री, ऐसा को हम लोग इल कंडीशन ट्रायंगल कहते हैं। इल कंडीशन ट्रायंगल कहते हैं। और वेल कंडीशन मतलब कि 30 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 30 हो और लेस देन 120 हो, इसको हम लोग कहेंगे वेल कंडीशन ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है और बेस लाइन का एंगल कितना होता है जब वेल कंडीशन ट्रायंगल आप ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो ये वैल्यू आप जरूर याद रखें 56 डिग्री 14 सेकेंड के बारे में। क्राइटेरिया स्ट्रेंथ ऑफ फिगर के लिए क्या क्रिएशन है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर इज ए फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन एस्टैब्लिशिंग ए ट्रायंगुलेशन सिस्टम फॉर विच कंप्यूटेशन कैन बी मेंटेन विद इन डिजायर्ड डिग्री ऑफ प्रिसीजन। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कहने का मतलब क्या है कि फिगर कौन सा हमारे लिए बेटर होगा और उसका स्ट्रेंथ कितना होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे उस स्ट्रेंथ को, हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के हेल्प से फिगर का स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर पाते हैं।
जहाँ पर ये जो वैल्यू देख रहे हैं डेल्टा ए स्क्वायर, डेल्टा ए बी, डेल्टा बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको एक टेबल है बीसी पूर्णिमा बुक में टेबल का टेबल नंबर 8.1, टेबल नंबर 8.1 में इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। वहाँ से उस टेबल से हम वैल्यू को यहाँ पर उठाएंगे और इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिसमें इन सब का अलग अलग मतलब है। देखिए हमने इसको क्या लिखा, हमने इस टोटल वैल्यू को, इस फार्मूला को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, क्योंकि देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, तो इस फार्मूला को इजी बनाने के लिए इस टोटल वैल्यू को हमने इसके आर के फॉर्म में लिखा, यानी कि ये टोटल वैल्यू सेम लिख दिया, ये टोटल वैल्यू सेम लिख दिया, और यहाँ से इस पूरे वैल्यू को क्या लिख दिए, आर लिख दिए, कैपिटल आर लिख दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आर की वैल्यू यहाँ से निकालें तो आर इज इक्वल टू 3/4 एल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आता है। जहाँ पर इन सब का अलग मतलब है, आर बराबर इतना वैल्यू आएगा, यही चीज़ को हमने आर माना हुआ था, और इन सब के लिए इस वैल्यू को लिखते हैं डी माइनस सी बाई डी को एफ से यूज करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, जहाँ पर एफ बराबर हो जाएगा 3/2। या तो आपको डी और सी की वैल्यू दी रहेगी तब हम इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा पी और एल की वैल्यू दी रहेगी तब हम एफ बराबर इतना यूज करेंगे और एफ के हेल्प से आर कैलकुलेट करेंगे, और आर यहाँ पर रखेंगे तो हमको एल मिल जाएगा। ठीक है, या फिर एल दिया हुआ रहेगा तो आपको यहाँ से डी या फिर जो भी इसमें अननोन रहेंगी वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ का एक दो फार्मूला था, एक इस फार्मूला के टर्म में एफ निकाले और एक आर के टर्म में एफ को कैलकुलेट करेंगे। अब इस सब का मतलब क्या है, क्या क्या कौन कौन है, तो आर का मतलब हो गया स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, यही हमको कैलकुलेट करना होगा। जो आप स्ट्रेंथ ऑफ फिगर यहाँ देख रहे हैं टॉपिक, जो यही आर होता है 3/4 एल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, जहाँ पर एल क्या है, एल है नंबर ऑफ लाइन, पी क्या है, नंबर ऑफ स्टेशन है, एफ जो है कैपिटल एफ दे रहे हैं, ये स्ट्रेंथ ऑफ फिगर फैक्टर, फिगर फैक्टर का स्ट्रेंथ को ये डिनोट कर रहा है। डी यहाँ पर प्रोबेबल एरर है, प्रोबेबल एरर है डी यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्शन में, डायरेक्शन इन सेकंड, सेकंड में वैल्यू दिया रहेगा। डेल्टा ए और डेल्टा बी लॉगरिथमिक डिफरेंस है कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 फॉर द डिस्टेंस एंगल ए एंड बी। इसकी वैल्यू आपको टेबल से उठानी है, ये टेबल से, टेबल नंबर 8.1 बीसी पूर्णिमा की बुक में ये वैल्यू आपको मिलेगा, बाकी और जगह नहीं मिलेगा। सी क्या है, नंबर ऑफ एंगल एंड साइड कंडीशन, सी की वैल्यू, कैपिटल सी की वैल्यू जो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी माइनस सी बाई डी, तो ये सी की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, ये नंबर ऑफ एंगल्स के लिए। ये सब आपको न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि किसको किसको क्या क्या कहेंगे और कैसे सबको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे कि किसका हमें क्या यूज है। ठीक है, जैसे हमें पूछेगा कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, फिगर का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ऑफ फिगर को डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। और कैपिटल आर निकालेंगे कैसे, जब हमें एल पता होगा, जब डी पता होगा। तो क्वेश्चन में या तो आपको इस तरह की चीज़ें दी होंगी या फिर इस तरह की चीज़ें आपको दी होंगी और पूछेंगी आपको क्वेश्चन यहाँ से। तो देखते हैं इस पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स। सी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में और फॉर्मूला है एन डैश एच डैश प्लस 1 एन माइनस 2s प्लस 3, ये फॉर्मूला है जहाँ पर अपना अपना वैल्यू है। एन बराबर टोटल नंबर ऑफ लाइन्स होता है, एन डैश का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड लाइन्स इन बोथ डायरेक्शन होता है, ये आपका एन है और ये एन डैश है। सिमिलरली एस है टोटल नंबर ऑफ स्टेशन एंड एच डैश है टोटल नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेशन, एंड 1 और 3 इसका क्या है, न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं। तो ये टोटल एन डैश एच डैश प्लस 1 जो है नंबर ऑफ एंगल कंडीशन को बताता है, जबकि एन माइनस 2s प्लस 3 नंबर ऑफ साइड कंडीशन को बताता है। ये टोटल चीज़ बताता है किसका, नंबर ऑफ एंगल कंडीशन, और ये टोटल चीज़ बताएंगे नंबर ऑफ साइड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी मिल जाती हैं। बात करते हैं एक न्यूमेरिकल का जिसमें पूछा गया है द प्रोबेबल एरर ऑफ डायरेक्शन। देखिए प्रोबेबल एरर ऑफ डायरेक्शन जो कि सिस्टम ऑफ फिगर के बारे में हम बात किए थे, अभी ऊपर में सिस्टम ऑफ फिगर तीनों ऑर्डर के लिए बताए थे। तो प्रोबेबल एरर ऑफ डायरेक्शन मेजरमेंट कहता 1.25 सेकेंड यहाँ पर मेजरमेंट किया गया है प्रोबेबल एरर का डायरेक्शन। कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, आर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। आर क्या है, तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर है, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर होता है आर, कहता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कीजिए इफ द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर इज, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर कितना है, 1 in 25,000 और 1 in 10,000। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा और इसमें लॉग की वैल्यू देखनी पड़ेगी कितने प्लेस पर इसकी वैल्यू दे रखी है। कहने का मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, लॉग टेबल में जाना पड़ेगा और यहाँ से 1 in 25,000 का आपको वैल्यू देखना पड़ेगा, और ये 1 in 25,000 6 प्लेस पर देखना है आपको, 6 प्लेस पर। चाहे प्रोबेबल एरर जहाँ भी देख लेंगे उसमें लॉग टेबल में जाके 6 प्लेस पर हमेशा
चाहे यहाँ वैल्यू कुछ भी रहे, चाहे यहाँ वैल्यू कुछ भी रहे, हमेशा किसकी वैल्यू लेंगे, 6 प्लेस पर। तो छठा प्लेस पे जो वैल्यू आएगा उस सबका अलग अलग मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा कि एक बार 20,000 का कुछ और होगा, 10,000 का कुछ और होगा, 50,000 का कुछ और होगा, तो उसके लिए अलग अलग वैल्यू होंगी। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग 6 प्लेस पर लॉग की वैल्यू मिलती है, कैपिटल एल की वैल्यू मिलती है ±17, ठीक है। और जब इसके लिए 1 in 10,000 के लिए, तो इसके लिए 43 मिलता है वैल्यू हमारा 6 प्लेस के लिए यहाँ पर। तो आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1.25 सेकेंड, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 1.25 सेकेंड दे रखा है। तो इस चीज़ों को हम यहाँ पर आर मैक्स का जो फॉर्मूला अभी कैलकुलेट किए थे 3/4 एल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के टर्म में, यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट करना है 3/4 एल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और एल की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ से चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आर जो यहाँ पर दिया हुआ है मेजरमेंट जो है डायरेक्शन के लिए, यही आपका डी है, सॉरी ये आर नहीं है, ये आपका यहाँ पर डी है। तो आर मैक्स की वैल्यू आपको इतना मिल जाती है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद 138.72 ये वैल्यू आपको देखने को मिलती है। सिमिलरली ये आपका सेकंड केस जो बनेगा, सेकंड केस में 6 प्लेस की वैल्यू यहाँ निकाले तो ये आ गया ±43। अगेन ये आर नहीं है, यहाँ पर ये डी की वैल्यू है, और इस सब की वैल्यू को अगेन फॉर्मूला में हमको पुट करना है। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो दिस इज द वैल्यू फॉर फाइंडिंग फॉर प्रोबेबल एरर ऑफ डायरेक्शन मेजरमेंट के लिए, जो आपको दिया वो 1.25 सेकंड के टर्म में। इसमें चैलेंजिंग क्या है, चैलेंजिंग है कि ये इस वैल्यू को लॉग से देख करके 6 प्लेस पर वैल्यू का आपको कैलकुलेट करना। याद रहे कि प्रोबेबल एरर के लिए कुछ भी होगा वैल्यू यहाँ पर हमेशा आपको लॉग टेबल में कहाँ देखना है, 6 प्लेस पर। 6th प्लेस पर आपको जाके वैल्यू को वहाँ पर चेक करना है, ये वैल्यू वहाँ पर आपको मिलेंगे। बात करते हैं अपने अगले टाइप के न्यूमेरिकल में, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कैलकुलेट करना है, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर फैक्टर यानी एफ की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर आर नहीं निकालना है। कुछ फिगर्स हैं ओ माय गॉड, अच्छा इतने सारे फिगर्स हैं, सबके लिए अलग अलग वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 5 तरह के फिगर है, और सबके लिए स्ट्रेंथ ऑफ फिगर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। याद होगा कि आपको एफ की वैल्यू वहाँ पर निकालनी है, जिसके लिए दो फार्मूला यूज किए थे, एक बार डी माइनस सी बाई डी वाला फार्मूला था, और दूसरा क्या था, एल और पी का फार्मूला था, एल और पी पर बेस्ड फार्मूला था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही पता है, इतना ही पता है ना, तो कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिया हुआ है कि जिसके हेल्प से आप एफ निकाल पाए। तो करेंगे क्या, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, और इसमें देखिए क्या क्या है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले p बराबर 4 है, l बराबर 6 है। p का मतलब हो गया नंबर ऑफ स्टेशन, कितना स्टेशन है, 1 2 3 और 4, टोटल स्टेशन हमारे पास 4 है। l का मतलब हो गया नंबर ऑफ लाइन्स, लाइन कितना है देखिए 1, ये आ गया 2 3 4 5 एंड यह लाइन 6, 5 लाइन यहाँ से आ गया ये, और ये आ गया नंबर ऑफ लाइन l, यहाँ पर ये 6, तो टोटल लाइन हो गया 6। तो f की वैल्यू हम जानते हैं, f इज इक्वल टू 3/2, p माइनस 2 l माइनस 2 होता है, इसमें वैल्यू को पुट किए तो आ गया वैल्यू 3/2 एंड टोटल वैल्यू आ गया 0.6। तो इसके लिए फ्रिक्शन सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ फिगर फैक्टर की वैल्यू आ गई 0.6 की वैल्यू। सिमिलरली आपको ये इस फिगर के लिए देखिए, एफ के लिए दूसरा फॉर्मूला था डी माइनस सी बाई डी, ये डी और सी हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको इस फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ा, और ये कैलकुलेट हमारा हो गया इजीली। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ फिगर निकालना होता, कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी होती, तो और चीज़ें यहाँ पर डेल्टा 1 डेल्टा ए बी डेल्टा बी स्क्वायर का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होता। दूसरा है, तो यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एंड एल की वैल्यू भी 3, नंबर ऑफ स्टेशन है 1 2 3, और लाइन भी है 3, 1 2 और 3 लाइन भी है, तो 3 ये हो गया 3 ये हो गया। अगेन वही एफ की वैल्यू में आपको पुट कर देना है, और यहाँ पर जो आंसर आएगा 0.75 आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन है कुछ इस तरह की है, इसमें भी आपको देखिए कितना यहाँ पर स्टेशन है, देखिए स्टेशन यानी पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो 1 2 3 4 और बीच में भी डॉट दिया यानी कि 5। पी बराबर यहाँ 5 हो गए, तो टोटल लेंथ कितना होगा, लाइन का नंबर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4। अब चूंकि ये 4 बीच में स्टेशन आ गया, स्टेशन नहीं था तो ये एक लाइन काउंट होता था, स्टेशन आ जाने के बाद एक ये लाइन काउंट होगा, 5 और 6 7 और 8, टोटल यहाँ पर 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ भी वैल्यू को पुट करना है, और यहाँ से आंसर निकाले तो 0.64 यहाँ पर वैल्यू मिल गया।
अगेन यहाँ पर देखिए कितना स्टेशन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। लाइन की बात करें तो पी की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा। और लाइन 10 है, कैसे 10 है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो लाइन की वैल्यू टोटल आ गई 10 यहाँ पर। तो यहाँ भी चीज़ों को फुट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू मिल गया हमको 0.67। एंड द लास्ट वन इज, यहाँ भी टोटल स्टेशन को काउंट करना है, कितना है, तो एच यानी कि 6 7 8। तो यहाँ पर पी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8 और लेंथ हो जाएगा सब मिला करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। टोटल यहाँ पर लेंथ की वैल्यू हो गई 14। अगेन इसको फॉर्मूला में पुट कर देना और यहाँ से आंसर आपको कैलकुलेट करना है 0.69। तो अगर आपसे ये पूछा कि इन फिगर में सबसे ज़्यादा फिगर फैक्टर की वैल्यू किसकी है, तो आपको टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसमें दिखाना पड़ेगा कि जिसका साइड सबसे कम है वो हमारा सबसे ज़्यादा ये वैल्यू कैरी करता है। जिस फिगर में सबसे ज़्यादा कम नंबर ऑफ साइड है, सबसे ज़्यादा कम नंबर ऑफ स्टेशन है, वहाँ पर ही ज़्यादा इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ से हमें यही पता चलता है। बात करते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल का। यहाँ कहता है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकालना है और डी माइनस सी बाई डी की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है फॉर वेरियस नेट्स शोन इन फिगर। द हैवी लाइन्स आर द बेस ऑफ द नोन लेंथ डायरेक्शन आर नॉट ऑब्जर्व्ड वेयर लाइन्स आर डॉटेड। देखिए यहाँ पर दो तरह की लाइन्स होंगी, डॉटेड लाइन्स है और हैवी लाइन्स है। एक डॉटेड लाइन है और दूसरा है हैवी लाइन। इसके बारे में आपको सी और डी माइनस सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ हमारे पास में ये 4 तरह के डायग्राम दिए हुए हैं। देखिए हैवी लाइन्स का मतलब हो गया और डॉटेड लाइन्स का मतलब क्या हो गया। हैवी लाइन्स का मतलब कि इसका मेजरमेंट बोथ डायरेक्शन में होगा और डॉटेड लाइन का मेजरमेंट हमारा साथ सिर्फ वन डायरेक्शन में होगा। जहाँ भी आप देखेंगे, देखिए यहाँ भी हैवी लाइन्स है, यहाँ भी डार्क लाइन है, एक्स्ट्रा लाइन है, यहाँ भी आपका डार्क लाइन दिया हुआ है। तो इसमें इसका हम लोग काउंट नहीं करेंगे। काउंट किस में नहीं करेंगे अभी आपको बता रहे हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे पहले ये डायग्राम है, इसमें अगर हम पूछें बताइए कि n की वैल्यू क्या है, n क्या है, s क्या है, n डैश क्या है, s डैश क्या है, d क्या है। n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ लाइन। अभी हम वहाँ पर कैपिटल L से देख रहे थे, यहाँ पर n से देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ लाइन 13 है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद ये एक सिंगल लाइन है क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई स्टेशन नहीं है। 7 हो गया तो ये 8 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लाइन, और ये हो गया आपका 9। लेकिन यहाँ बीच में स्टेशन है 9, तो ये 10 11, 9 के बाद ये 10 11 12 और 13। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना आ गया, 13 हो गया। एस का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टेशन। स्टेशन कितना है, देखिए 1 2, सबको मिटा देंगे तभी स्टेशन में पता चलेगा इजिली। ये काउंट करना ही अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, अदरवाइज बहुत टफ नहीं है। स्टेशन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ बीच में है 7। तो टोटल यहाँ 7 है और सातों स्टेशन क्या है, ऑक्युपाइड है। तो एस डैश, एस का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टेशन और एस डैश मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेशन। ठीक है। अब एन डैश का मतलब क्या हुआ, एन डैश बराबर 10 दिया हुआ है। देखिए एन डैश मतलब सिर्फ उस लाइन को काउंट करेंगे जिसका डायरेक्शन हमारा बोथ डायरेक्शन में हो, जिसका वैल्यू हमेशा बोथ डायरेक्शन में। तो जितना भी डार्क लाइन दिख रहा है उस सब हमारा बोथ डायरेक्शन में होता है सिवाय डॉटेड लाइन के। तो टोटल हमारे पास कितना था, टोटल हमारे पास में 13 लाइन थी जिसका हमें बोथ डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन इन 13 में से 3 लाइन ऐसे हैं, एक लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, 3 लाइन ऐसे हैं जिसमें डॉटेड है, यानी कि सिंगल डायरेक्शन वाले हैं। ये कौन सा डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन है। तो 13 में से 3 घट जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास में कितना, 10 बच जाएगा। तो इंडेक्स क्या है कि वह नंबर ऑफ लाइन है जिसका डबल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ डबल डायरेक्शन में उसकी वैल्यू को कैरी किया जाता हो, वो इंडेक्स कहलाएगा। उसके बाद कैपिटल डी बराबर क्या है, कैपिटल डी है 21। कैपिटल डी का मतलब 21 इसलिए कितने डायरेक्शन हो रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब जितना लाइन है, जितना लाइन है, लाइन कितना है 13, तो टोटल डायरेक्शन कितना होना चाहिए, सब में 2 2 होते हैं, सब में डार्क लाइन में 2 होते हैं, होने चाहिए कितने, 26 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ों को घटाएंगे। पहला ये चीज़ घटाएंगे कि 3 हमारे पास में सिंगल डायरेक्शन है, तो 3 घटा दिए, कितना बचा हमारे पास में 23। और जो फिक्स लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन जो दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं फिक्स रेफरेंस लाइन।
इसके लिए टोटल टू टोटल वैल्यू घट जाती है, इसमें से 2 घटाएंगे तो मिल गया हमको कितना 21। तो हो गया कितना डी की वैल्यू 21। ठीक है, डी क्या है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या होता है ये कि जितना लाइन है वो सब डबल लाइन होने चाहिए, यानी कि 13 टोटल लाइन है, 13 दूनी का 26, यानी सब बोथ डायरेक्शन में होने चाहिए। तो 26 होता है तो 26 में से 3 ऐसे हैं जो सिंगल डायरेक्शन में। 3 कौन कौन से, 3 डॉटेड लाइन, जितना डॉटेड लाइन है उतना घटा देना है, और फिक्स रेफरेंस लाइन की वैल्यू भी आपको माइनस करना है। 3 घटाया तो बच गया कितना 23, और इसमें से फिक्स रेफरेंस लाइन का भी डायरेक्शन हमें माइनस करना है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता डी वाला पार्ट में। तो बच गया मेरे पास कितना वैल्यू बच गया 21। अब जब इतनी वैल्यू आपको मिल गई, डी मिल गया, तब यहाँ से आपको सी निकालना होगा, कैपिटल सी, और कैपिटल सी निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला था एन डैश एच डैश के टर्म में। तो यहाँ से सी निकालते हैं, एन डैश एच डैश प्लस 1, सॉरी एन डैश माइनस एच डैश प्लस 1 एंड एन माइनस 2 एच प्लस में 3। यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल रहे हैं 6। डी 21 है, सी 6 है, तो डी माइनस सी बाई 6 निकालेंगे, ये वैल्यू आ गया 0.714। ठीक है, इसी तरह से हमको दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा। इसमें देखिए यहाँ भी आपका फिक्स रेफरेंस लाइन है, यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी टोटल लाइन को काउंट करेंगे, कितना लाइन है पहले आपको एन की वैल्यू निकालनी होगी। एन स्मॉल एन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, हो गया 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो गया एन की वैल्यू। देखिए एन की वैल्यू 11 हमने लिख रखा है। ठीक है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ लाइन। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेशन देखिए कितना है, तो स्टेशन के नंबर की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेशन। स्टेशन का मतलब हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, और 7 स्टेशन में से एक ऑक्युपाइड नहीं है। ये ऑक्युपाइड नहीं है क्योंकि ये जहाँ मैच कर रहा है, जहाँ मिल रहा है, वहाँ पर कोई भी डार्क लाइन नहीं है। जैसे यहाँ पर मैच कर रहा था, 2 डॉटेड के साथ में 2 डार्क था, इसलिए यहाँ भी ऑक्युपाइड था, यहाँ भी क्या था, ये ऑक्युपाइड था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही हमारा डॉटेड लाइन है, इसमें ऑक्युपाइड नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगा। एक इसमें से कम हो जाएगा, टोटल कितना था 7 था, लेकिन इस यहाँ पर अब ऑक्युपाइड वाला में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये जहाँ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ डॉटेड लाइन ही है, यहाँ पर मिलने कोई भी एक डार्क लाइन होना जरूरी होता है। उसके बाद देखिए इंडेक्स की वैल्यू है 9, टोटल वैल्यू मेरे पास कितना है 11, तो हमको वह लाइन बताना है जिसका सिर्फ और सिर्फ बोथ डायरेक्शन आएगा। तो ये टोटल डायरेक्शन में तो सब में बोथ था ही, 2 ऐसे लाइन थे जिसमें बोथ डायरेक्शन नहीं था, तो 11 में से 2 घटा दिए, हमारे पास बचा इंडेक्स की वैल्यू कितना, तो 9 बच गया इंडेक्स की वैल्यू। तो एस हो गया नंबर ऑफ ऑक्युपाइड स्टेशन, एच डैश हो गया नंबर ऑफ 6, और डी है 18। डी 18 कैसे, तो टोटल होना चाहिए कितना 11 दूनी के 22, यहाँ टोटल कितना था 13, होना चाहिए कितना 26, तो इसमें से क्या माइनस किए 3 डॉटेड लाइन को माइनस किए। ठीक है, और फिक्स रेफरेंस पॉइंट का 2 माइनस किए, तो बच गया था कितना 21। यहाँ भी क्या है होना चाहिए 22, 22 में से माइनस करेंगे कितना 2 डॉटेड लाइन है एंड 2 फिक्स रेफरेंस पॉइंट का माइनस करेंगे, तो 22 में से 4 गया, क्या बच गया 18, तो टोटल हो गया 18। यहाँ भी सारा फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आता है, सी बराबर 4 आ गया, एंड डी माइनस सी बाई डी का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे 0.718 के लिए। नेक्स्ट है, और इसमें क्वेश्चन देखते हैं और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें कोई डॉटेड लाइन नहीं है, और नंबर ऑफ स्टेशन भी देखिए कितना है, टोटल नंबर ऑफ लाइन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 एंड ये 9, और यहाँ पर जो लाइन है 10 11 12 और 13, ये टोटल हमको 13 लाइन यहाँ पर मिलता है सी में। तो एन की वैल्यू होगी यहाँ पर 13। अब डी कैसे निकलेगा, देखिए होना चाहिए कितना 13 दूनी का 26, कोई भी डॉटेड है नहीं है, कुछ नहीं घटाएंगे 0, लेकिन फिक्स रेफरेंस तो घटाएंगे, ये जो एक्स्ट्रा डार्क दिख रहा है ये फिक्स रेफरेंस पॉइंट है, और इसकी वैल्यू भी 2 होती है बाकी सब की तरह, तो इसमें से 2 घटा देंगे तो 26 में से 2 जाएगा कितना बचा 24 है ना बचा, तो यहाँ से आ गया 24। एस की वैल्यू है, एस का मतलब क्या है नंबर ऑफ टोटल स्टेशन, तो टोटल स्टेशन 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पर 7, तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, और सातों ही ऑक्युपाइड है, कोई भी ऐसा नहीं जहाँ पर डॉटेड लाइन हो, तो एस डैश के मध्य वैल्यू भी आ गया हमारे पास 7, और एन हमारा टोटल यहाँ 13 था, तो एन डैश भी टोटल 13 होगा, कोई भी डॉटेड लाइन नहीं है, कोई भी हमारे पास में अनऑक्युपाइड वाला सिचुएशन यहाँ पर नहीं बन रहा है, इसलिए ये इसकी वैल्यू भी आपका 13 ही आएगी। यहाँ भी सारा वैल्यू को हमने पुट किया जो आपका फॉर्मूला में है, डी माइनस सी बाई डी की वैल्यू कैलकुलेट किया 0.625 आपकी वैल्यू आ जाती है।
नेक्स्ट वन है लास्ट लास्ट ये इसका डायग्राम है, 4 तरह का डायग्राम हम देखा था ताकि जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ लाइन कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना है देखिए 1 2 3 4, एक ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, यानी कि n की वैल्यू हो गई यहाँ पर कितना 19। और अगर हम d की बात करें, d बराबर क्या होता है तो 19 दूनी का कितना होता है 38। 38 में से कोई डॉटेड है नहीं है तो जीरो घटाएंगे। एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला लाइन फिक्स है यानी कि ज़्यादा डार्क है, इसमें से 2 और घटा दें, कितना बच गया हमारे पास में 36। तो डी की वैल्यू बच गई हमारे पास में कितनी 36। एस का मतलब क्या है नंबर ऑफ स्टेशन, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारे पास में 10 स्टेशन है, तो एस का मतलब हो गया 10 और टोटल ये ऑक्यूपाइड है तो एच डैश का मतलब भी हो गया 10। यानी टोटल वैल्यू हमको यहाँ पर इस सारा कुछ लिखेंगे, ये वही वैल्यू हमने लिखा। डी बराबर है 36, डी बराबर है 36 आपका यहाँ पे। एन बराबर 19 है तो एन बराबर यहाँ भी 19 है और एस और एच डैश है 10 की वैल्यू, टोटल दोनों यहाँ पर 10 मिल रहा है। तो इस तरह से सारा वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हम सबको फॉर्मूला में पुट करते हैं। ठीक है, एन और एन डैश दोनों ही आपका 19 होगा क्योंकि कोई भी डॉटेड नहीं है कि हम इसमें घटाएं। सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पर पुट करना है, वैल्यू को पुट किए तो यहाँ पर हमको रिजल्ट मिला 0.667। तो इस तरह से हम सारा वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इसमें बताएंगे कि फ्रिक्शन फैक्टर किसका हमारा सबसे ज़्यादा था। तो ये रहा आपके लिए टोटल न्यूमेरिकल्स। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है हम इसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं थोड़ा सा स्पेशल टाइप के हैं, इसमें हम लोग टेबल नंबर 8.1 का इस्तेमाल करेंगे और जो कि बीसी पुणे में हम आपको दे रखा है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और इसके रिमेनिंग पार्ट्स को लेके। थैंक यू।